Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn Together. This is the channel I've recently made. I came up with the idea to share my notes with you people. यहाँ पे हम जोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जिनके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी और उनकी एक्सप्लेनेशन दूँगी. तो आई होप ये कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ. आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम. इसमें आज हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन, मीनिंग एंड उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम देख लेते हैं ये क्या है. इट इज कंप्राइज्ड ऑफ बायोम एंड हैबिटेट. अब ये क्या है कि आपका जो इकोसिस्टम है ना, वो दो चीजों से बना है. एक है आपका बायोम और दूसरा है आपका हैबिटेट. अब बायोम एंड हैबिटेट क्या है? बायोम है कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट. एक पर्टिकुलर यूनिट में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे होंगे, उनका जो इंटरेक्शन होगा वो हमारा बायोम है. वहीं उनके जो आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट है वो हैबिटेट होगा. तो बायोम और हैबिटेट से बनता है आपका कोई भी इकोसिस्टम. The term was first used by A.J. Tinsley in 1935 and defined it as particular category of physical system consisting of organic and inorganic components in stable equilibrium, open and of various sizes and kinds. ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये सबसे पहले एजी टेंसली ने यूज की थी 1935 में. और उन्होंने जो इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी थी वो ये थी कि इकोसिस्टम इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, किसी भी जो ये कैटेगरी थी, ये इसमें क्या था, आपका फिजिकल सिस्टम था. ठीक है, उसमें दो चीजें थी, आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो इक्विलिब्रियम की स्टेट में थे. ठीक है, और ये काफी अलग अलग साइजेस के भी थे, अलग अलग टाइप्स के भी थे. ये डेफिनेशन दी थी एजे टेंसली ने इकोसिस्टम की. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये दो चीजों से बना है, बायोम एंड हैबिटेट. बायोम है आपका कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और वहीं हैबिटेट है फिजिकल एनवायरनमेंट. तो all parts of such an ecosystem, organic and inorganic, biome and habitat, are regarded as interacting factors which are in approx equilibrium. It is through their interaction that whole system is maintained. यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है कि आपका जो इकोसिस्टम है, उसमें आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, बायोम है, हैबिटेट है. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इनको हम बोल सकते हैं कि ये इंटरेक्टिंग फैक्टर्स हैं किसी भी एक एनवायरनमेंट में, किसी भी एक यूनिट के. ये जो है इंटरेक्टिंग फैक्टर्स हैं और ये अप्रोक्सीमेटली इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे. ठीक है, और ये इन कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन ही है जिससे पूरा जो सिस्टम है हमारा वो मेंटेन रहता है. इसके बाद अब हम आगे देखते हैं. कुछ और लोग थे जिन्होंने काफी सारी डेफिनेशंस दी थी इकोसिस्टम की. तो सबसे पहले है एफ आर फोर्सबर्ग इन 1963. इन्होंने कहा था कि इकोसिस्टम इज फंक्शनिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम composed of one or more living organisms and their effective environment, both physical and biological. एफ आर फोर्सबर्ग ने क्या कहा था कि ये एक फंक्शनिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम है जहाँ पे एक या एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग उनका फिर एनवायरनमेंट है, इन्वायरमेंट फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों. तो ये जो पूरा फंक्शनिंग है ये इकोसिस्टम है. देन कम्स आर एल लिंडमैन. इन्होंने 1942 में कहा था कि द टर्म इकोसिस्टम अप्लाइज टू अ सिस्टम composed of physical, chemical, and biological processes within a space unit time of any magnitude. किसी भी एक स्पेस टाइम यूनिट पे जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो सिस्टम है जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आते हैं, वो आपका इकोसिस्टम है. ठीक है, उसके बाद ऑक्टन्स ने 1971 में कहा था living organisms and non-living are inseparably
interrelated, and interact upon each other. Any unit that includes all of the organisms community in given area interacting with the physical environment so that flow of energy leads to defined trophic structure by biotic diversity and material cycle, that is exchange of materials between living and non-living parts within a system, is an ecological system or ecosystem. अब ये क्या कहते हैं कि आपका जो अर्थ है या फिर कोई भी जगह है वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी यूनिट जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स हैं एक एरिया में और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। अब वो इंटरेक्शन कैसे हो रहा है आपका, क्यों हो रहा है, ताकि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है हमारा वो एक ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, हाँ, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। इंटरेक्ट करने के बाद जो एनर्जी फ्लो होता है उसके बाद क्या होता है, आपका इकोसिस्टम में, आपके इन्वायरमेंट में ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बनता है, आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपकी बायोटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है और एक मटेरियल साइकिल चलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच एक मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। ये मटेरियल बेसिकली हमारी एनर्जी या फूड है, ठीक है। तो ये किसी भी सिस्टम में जब ये सारी चीजें हो रही होंगी वो हमारा या तो इकोलॉजिकल सिस्टम होगा या इकोसिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट कम स्टारहलर, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही हो। तो स्टारहलर ने 1976 में कहा था कि द टोटल असेंबलेज ऑफ कंपोनेंट्स interacting with group of organisms is known as ecological system or ecosystem. It has input of matter and energy used to build biological structure, the biomass, to produce and to maintain necessary internal energy levels. An ecosystem tends to achieve a balance of various processes and activities within it. स्टार्लर ने क्या कहा था कि जो पूरी असेंबलेज है कंपोनेंट्स की, जो पूरा ग्रुप है कंपोनेंट्स का, वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के साथ, ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम बनता है। अब इकोसिस्टम में क्या होता है, आपका इनपुट ऑफ मैटर एंड एनर्जी होता है, ठीक है। इसमें बाहर से कहीं से इनपुट होता है एनर्जी का, मैटर का, जो फिर आपका एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करता है। और अब ये तो इनिशियल स्टेज, उसके बाद जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्शन से क्या होता है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर वो मेंटेन की जाती है और ऐसे ऐसे आपके एनर्जी लेवल्स भी जो हैं बिल्ड होते हैं। नेक्स्ट कम फुल एंड न्यूवे, इन्होंने 1983 में कहा था इकोसिस्टम आर यूनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कनेक्टेड टू वन अनदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट। इन्होंने सबसे सिंपल इजी डेफिनेशन दी है, आप देख सकते हो कि इकोसिस्टम जो है आपका ऑर्गेनिज्म में क्या है, आपके जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और साथ ही अपने एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। बस एक यही बेसिक चीज है इसमें, ठीक है। देन कम्स द सीसी पार्क। अब इन्होंने क्या कहा कि इकोसिस्टम इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल ऑर्गेनिजम्स एंड सब्सटेंसेस within an area and can be viewed as basic example of an open system in physical geography. It may be regarded as basic unit of ecology because they are complex, interdependent and highly organized systems, and they are the basic building blocks of the biosphere. सीसी पार्क ने क्या कहा कि आपका जो इकोसिस्टम है वो जितने भी आपके नेचुरल ऑर्गेनिजम्स है, कोई सब्सटेंस है किसी एरिया में, उसका एक सम है। अब इसमें सिर्फ इसमें क्या होगा, आपका जो लिविंग है वो भी आएगा और आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। और इसको इकोलॉजी का बेसिक यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, एक तो ये कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, ठीक है, ऊपर से इंटरडिपेंडेंट है। इसकी कोई भी जो स्पीसीज है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो इंडिविजुअली सरवाइव नहीं करती है, उनको किसी ना किसी फॉर्म में किसी दूसरे स्पीसीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। फिर ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है और जो हमारा बायोस्फीयर है उसका ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है।
इसी के ऊपर, इसी सिस्टम के ऊपर हमारा जो बायोस्फीयर है वो पूरा टिका हुआ है। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कंसेप्ट्स क्या है इकोसिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है इकोसिस्टम ऑफ एन गिवन स्पेस टाइम यूनिट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। आप ज्योग्राफी में जब हम स्टडी करते हैं ना, इसमें आपको किसी भी स्टडी में जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है उसका स्पेस एंड टाइम यूनिट। हम किसी भी चीज़ की, किसी भी फिनोमेना की अगर हम बात करेंगे तो हम उसका स्पेस और टाइम से रिलेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो अब बेसिक चीज़, सबसे पहले इकोसिस्टम का बेस यहाँ पर क्या है कि जो इकोसिस्टम है आपका, वो एक स्पेस या टाइम यूनिट पे, एक हमने स्पेस ले लिया और एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट ले लिया, उस समय इस एरिया में और इस टाइम पीरियड पे जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे और जो भी हमारा उस टाइम पे फिजिकल एनवायरनमेंट की कंडीशन होगी, फिजिकल ज्योग्राफी होगी, वो आपका इकोसिस्टम कहलाएगा, ठीक है। वो आपका इकोसिस्टम होगा, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। अब इसमें आगे क्या है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स: एनर्जी, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तीन बेसिक कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के। पहला आपका एनर्जी, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो पूरा बायोम होगा वही बायोटिक है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक हैबिटेट अब क्या है हमारा, ये हैबिटेट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ एनर्जी। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो क्या होता है कि अब जो बायोम है आपका, वो आपके हैबिटेट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इकोसिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन, इन दोनों का, बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, इनके बीच की रिलेशनशिप को देख रहे हैं कि ये कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और फिर बायोम में भी हम इसमें आगे फर्दर क्या होता है कि कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे फिर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन किस लिए होता है, वो आपका होता है एनर्जी के लिए। आपका जो बायोटिक या बायोम में जो स्पीसीज होंगे उनको एनर्जी के लिए डिपेंड होना पड़ता है एबायोटिक कंपोनेंट्स पे, ठीक है। फिर वो ऐसे एनर्जी लेवल पास होती है। तो इकोसिस्टम के तीन बेसिक कंपोनेंट होंगे आपका, एनर्जी, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। थर्ड देख लेते हैं, इट ऑक्यूपाइज सर्टेन वेल डिफाइंड एरिया ऑन द अर्थ स्पेसशिप। अभी हमने बात की कि ज्योग्राफी में हम जब भी कभी कुछ स्टडी करेंगे वो किसी बेसिक स्पेस या टाइम यूनिट पर करेंगे। तो यहाँ पर भी ये यही कह रहा है कि जो आपका इकोसिस्टम है ना, वो एक वेल डिफाइंड एरिया होगा, एक अर्थ पे उसका एक स्पेस होगा, प्रॉपर एक स्पेशल डायमेंशन होगा, ठीक है। अब फोर्थ में भी क्या है, इट इज व्यूड इन टर्म्स ऑफ टाइम यूनिट, एक टेम्पोरल डायमेंशन होगा, हम एक टाइम पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है, there are complex set of interactions between biotic and abiotic components, including energy on one hand and between and among organisms on the other hand. ये कॉम्प्लेक्स सेट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब ये बायोटिक और एबायोटिक तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट जो आपके ऑर्गेनिजम्स है बाकी की, ठीक है, ये बायोटिक में वो लोग भी आपस में किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, ओके। सिक्स्थ अब हमारे पास क्या है, इट इज एन ओपन सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टिन्यूस इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इकोसिस्टम आपका एक ओपन सिस्टम है जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपका जो एनर्जी है, मैटर है, उसका इनपुट एंड आउटपुट हो रहा है, ठीक है। नाउ कम्स द सेवेंथ पॉइंट, it tends to be in stable equilibrium unless there is a disturbance in one or more controlling या limiting factors। ये जो आपका इनपुट आउटपुट है एनर्जी का, आपका जो इकोसिस्टम है, ये हमेशा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये डिस्टर्ब तब तक नहीं होगा जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको अफेक्ट ना करे या उसको कंट्रोल ना करे। अब एथ पॉइंट क्या कहता है हमारा, इट इज पावर्ड बाय एनर्जी ऑफ वेरियस सोर्स बट सोलर एनर्जी इज मोस्ट सिग्निफिकेंट।
आपका जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है ना एनर्जी का, प्राइमरी सोर्स वो आपका सोलर एनर्जी ही रहेगा। आगे एनर्जी का सोर्स चेंज हो जाता है, बट जो बेसिक यूनिट है ना, जिसके ऊपर पूरा ही सब कुछ डिपेंडेंट है, वो सोलर एनर्जी। ऑलराइट, now comes to let's get to ninth point. It is a fundamental unit wherein the biotic components and abiotic components are intimately related to each other through services of large scale cyclic mechanisms with energy flow, biogeochemical cycle, etc. अब ये क्या कहते हैं कि इकोसिस्टम जो आपका एक फंडामेंटल यूनिट है, जहाँ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटीमेटली रिलेटेड हैं, और काफ़ी सारी सर्विसेज से कनेक्टेड है ये। तो इसमें सबसे जो ज़रूरी क्या हो रहा है कि आपकी एक साइकिल चल रही है इन दोनों के बीच। ठीक है, ये जो साइकिल है ये किस चीज की हो सकती है? आपका एनर्जी फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और एक बायोजियोकेमिकल साइकिल हो रही है, जिसमें आपका वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वो सब साइकिल्स आती हैं। ऑलराइट, 10th पॉइंट हमारा क्या कहता है? इकोसिस्टम हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी which is in process of building organic matter based on the availability and amount of energy passing through the ecosystem. Productivity refers to the rate of growth of organic matter in an aerial unit per time unit. अब इकोसिस्टम का क्या है यहाँ पे कि उसकी अपनी खुद की एक प्रोडक्टिविटी है, जिसमें वो ऑर्गेनिक मैटर को बिल्ड करते हैं। ये प्रोडक्टिविटी किस चीज़ के ऊपर बेस होती है आपका, कि आपको कितनी आपको एनर्जी अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो कितने अमाउंट में वो एनर्जी जो है इकोसिस्टम से पास हो रही है। ऑलराइट, अब ये जो प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम की, ये क्या है? तो ये है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एन एरियल यूनिट पर यूनिट टाइम। किसी भी एक एरिया में किसी भी टाइम पे, पीरियड पे, या किसी भी टाइम यूनिट पर कितना आपका जो इकोसिस्टम है वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, कितना ऑर्गेनिक मैटर की ग्रोथ हो रही है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, 11th पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इकोसिस्टम हैज स्केल डायमेंशन। इसका एक स्केल डायमेंशन है, एंड इट वेरीज इन स्पेशियल कवरेज। जो उसका स्पेस है, एरिया है, उस कवरेज है, उसमें भी वेरिएशंस है। इट मे बी काउशेड, ट्री, even part of tree having certain microorganisms. Largest unit is biosphere, thus ecosystem may be divided into several orders on the basis of spatial dimension. अब ये क्या है? स्केल डायमेंशन, स्पेशल डायमेंशन क्या है कि एरिया वाइज की कितना वेरिएशन है इसमें। अब आपका सबसे बड़ा यूनिट तो आपका एक बायोस्फीयर ही हो गया। उसके अलावा इकोसिस्टम देखें, वो कोई सर्टेन विलेज या सर्टेन फॉरेस्ट हो सकता है, और वो भी ना तो एक जो, इवन एक जो ट्री है ना, उसको भी हम इकोसिस्टम बोल देते हैं, क्योंकि उसके ट्रंक पे हम काफी सारे ना छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, तो उनके लिए तो वो उनका इकोसिस्टम है। तो बस ये इसी स्पेशल डायमेंशन की बात की गई है यहाँ पे। 12th पॉइंट हमारा क्या कहता है? देयर आर डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर suite of physical and chemical conditions called as Sire, which represents the development of series of sequential succession starting from primary to the last Sire, that is climax or climatic climax, which is most stable situation of an ecosystem. Thus, study of an ecosystem development help in environment planning from ecological point of view. अब क्या होता है कि जो आपका इकोसिस्टम है ना, उसमें जो डेवलपमेंट होती है वो एक सीक्वेंस में चलती आती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस डेवलप होती हैं, जिससे फिर आगे डेवलपमेंट होता है। उस पॉइंट को हम सिरे कहते हैं। ठीक है, और ये जो सक्सेशन हो रही है ना, हमने बताया ये भी ना कुछ स्टेजेस में होती है इसकी डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम सीक्वेंशियल सक्सेशन बोलते हैं। इसमें जो प्राइमरी सक्सेशन से स्टार्ट होती है, मतलब फर्स्ट टाइम जब किसी एरिया पे डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होता है इकोसिस्टम का, और जो उसका लास्ट स्टेज है वो होता है क्लाइमेक्स, या लास्ट सिरे बोल सकते हैं, वो होता है आपका क्लाइमेक्स, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। कि इसके अलावा इसके बाद आगे कोई फर्दर डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है। ठीक है, और ये सबसे स्टेबल सिचुएशन आपकी इकोसिस्टम में
जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि क्लाइमेक्स जो है आपकी सबसे स्टेबल सिचुएशन है इकोसिस्टम की। और ये हमको किस चीज़ में हेल्प करता है कि जब हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं ना, ये सारे सक्सेसर्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है कि हम एक इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट की प्लानिंग कर सके, उसका एफिशिएंट यूज कर सके। ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? इकोसिस्टम। Ecosystem are natural resource system structured and well organized. May be studied as black box model by concentrating or study of input variables and output variables. अब इकोसिस्टम क्या है? आपका एक नेचुरल रिसोर्सेज सिस्टम है, और ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में ये इसका एक स्ट्रक्चर चलता है एक मतलब हिरार्की चलती है इसमें, जो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, और उसकी स्टडी एज अ ब्लैक बॉक्स मॉडल भी करते हैं हम। और इसमें फोकस या क्या होता है स्टडी का कि हम इसमें इनपुट ऑफ वेरिएबल्स पढ़ते हैं और आउटपुट ऑफ वेरिएबल्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा इकोसिस्टम, और ये सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमें इकोसिस्टम के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। कुछ डेफिनेशंस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये किसी भी, अगर आप फील्ड की स्टडी कर रहे हो, अगर आप मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.